अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। एक तरफ इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को लेकर कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं, जिस पर अगले सेगमेंट में तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब खुद इमरान खान को दरपेश कानूनी चैलेंजेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज से इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी एक ड्रामा बन चुकी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कानून की अमलदारी, पासदारी और बड़े छोटे के लिए एक जैसा कानून और निज़ाम इंसाफ का दम भरने वाले इमरान खान खुद उस पर अमल के लिए नहीं तैयार। और ऐसे में अदलिया की साख पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठ रहा, बल्कि ये साख यकीनन मजरूब भी हो रही है। गुज़श्ता रोज से लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत लेने के लिए तलब कर रखा था। बार बार की समातों के बावजूद इमरान खान के वकला उनको पेश करने से कासिर रहे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। इमरान खान की गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद अदालत ने एक बार फिर इमरान खान को 20 फरवरी बरोज़े पीर दोपहर 2 बजे एक बार फिर पेश होने की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए आज शाम 6:30 बजे तक 4 मोहलतें दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के पेश होकर वजाहत ना देने की सूरत में तौहीन अदालत का नोटिस देने का इंदिया भी दिया था। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील अजहर सदीक का यह कहना था कि डॉक्टर से मीटिंग हो रही है, सिक्योरिटी पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2 घंटे में पूरी कोशिश है कि खान साहब को पेश कर दिया जाए। इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने पहले 12:30 बजे तक का वक्फा दिया। अदालती मोहलत गुजर गई, लेकिन इमरान खान पेश ना हुए। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि एडवोकेट अजहर सदीक जो है वो हिदायत लेकर आ रहे हैं, कुछ और वक्त दे दें। जिसके बाद दूसरी मरतबा वक्फा करके समाअत के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 2 बजे समाअत शुरू हुई। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने कहा कि एक और दरख्वास्त जमानत दायर हो गई है, डॉक्टर से मीटिंग हुई है, अदालत के हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान भी यहाँ है। जस्टिस तारिक सलीम का कहना था कि डॉक्टर को नहीं सुनना, शर्त है कि इमरान खान पहले अदालत में पेश हों। इमरान खान के वकील का कहना था कि दूसरी दरख्वास्त जमानत का इंतजार कर लें। इस पर अदालत ने कहा कि इसके इंतजार की जरूरत नहीं, आप मौजूदा दरख्वास्त पर दलाइल दें। इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त की कि मौजूदा दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस दौरान हल्फनामे और वकालतनामे पर इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अजहर सदीक एडवोकेट ने दस्तखत मुख्तलिफ होने पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का कहना था कि समाअत 4 बजे दोबारा करें, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें इमरान खान या वकील को तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। 4 बजे एक दफ़ा फिर समाअत शुरू हुई। इमरान खान के वकील गुलाम अब्बास नसवाना ने कहा कि इमरान खान के दस्तखत दोबारा करवा लेते हैं, लेकिन जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि इमरान खान मेरे सामने आकर दस्तखत की वजाहत करें, यह मामला बहुत संजीदा है। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए कंफर्म करवा लें, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम ने कहा ऐसा नहीं होगा, वो खुद आकर वजाहत करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस होगा। अजहर सदीक ने कहा मुझे वक्त दें, इमरान खान से हिदायत लेना चाहता हूं, अदालत कमीशन मुकर्रर करा दे। इस पर अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन के सामने हल्फ हो सकता है, तो अजहर सदीक एडवोकेट ने जवाब दिया कि अदालत के पास इख्तियारात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो हर तारीख पर आना पड़ेगा। बाद अज़ा जस्टिस तारिक सलीम ने समाअत 6:30 बजे तक एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दी, लेकिन फिर भी इमरान खान पेश ना हुए, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार बार इमरान खान की राह तकती रही, उनके वकला अदालत से मोहलत पर मोहलत तलब करते रहे, तो वहीं इमरान खान अपने इंटरेक्शंस में मसरूफ रहे और वाज़े अल्फाज में बावर करा रहे थे कि वो नहीं जाएंगे। मैं इसलिए पूरी एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्शन कैंपेन करनी है, तो मैं कोई रास्ते में ये नहीं, कोई चांस नहीं लेना चाहता कि अब मैंने 3.5 महीने रेस्ट कर लिया तो 2-3 हफ्ते और कर लूँ ताकि वो पूरी तरह मेरी टांग ठीक हो जाए। इमरान खान और बिलखुसूस पीटीआई को अदलिया की जानिब से दी जाने वाली मोहलत और नरमी को सियासी हल्के मशकूक निगाहों से भी देख रहे हैं। यह मामला अदलिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिससे अदलिया की जानिबदारी और हकमियत पर भी कुछ लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। आज ही साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की एक के बाद एक 3 ऑडियोज़, मुबैना ऑडियोज़ मंजर आम पर आईं, जिसमें वो पंजाब असम्बली के साबिक सेक्रेटरी और अपने करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी के केस से मुतालिक मुबैना तौर पर मखसूस जज को मुकर्रर करने का कहते हैं। और सितम यही है कि उनके इस मुतालबे पर सुप्रीम बार के मौजूदा सदर आबिद जुबैरी का भी मुबैना किरदार ऑडियो लीक्स में सामने आया। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेजना है आज,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹ कोई बिल्कुल कोशिश कर लांगे बिल्कुल ठीक है जी बड़ा दबांग है हाँ नहीं है जानना हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने फाइल कर दिया सर अब फाइल कर दिए जोजा साहब को पूछ ले वो कर रहा मैं जोड़े साहब से मालूम कर कल भी मेरी बात हुई थी कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना जी मैं कर लेता हूँ सर बहुत देता बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है समझ गया सर अच्छा सर एक काम और है सर अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर आपका जो हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों क्योंकि देखिए आप वो नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया लेकिन केस अभी भी है सर परसों लगा हुआ है 14 को सर चलो मैं बात करता हूँ अब इन मुबैना ऑडियो लीक्स के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम ऑडियो लीक्स दिखाई भी गई और मुतालबा किया कि परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने तहकीकात का भी हुक्म दे दिया FIA को। परवेज इलाही ने अपने मौक़िफ़ में ये कहा है कि इन ऑडियोज़ में कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए एक वकील से गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आखिर वो केस भी सामने आना है। अगर कोई फलाह बंदा इंसाफ के लिए अपने मुकला के जरिए अदालतों से रुजू करता है तो उसमें यह गुनाह साबित करना चाह रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि नून लीग की क़यादत अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। नाज़रीन तो बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब पहले तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, अभी उसकी तहकीकात FIA करेगा, तो एक तो क्या ये आप ही की आवाज है, डॉक्टर्ड है, ठीक वीडियो है? ओवर टू यू सर। पहली बात है बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल ये डॉक्टर्ड है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं एक बात इनसे जो बात हुई थी मैं केस कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट मेरा ऑफिस कर रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब वो गायब हो गए थे। ये इनके परवेज इलाही साहब के वो थे शायद पर्सनल सेक्रेटरी, तो उनका एक उनके दामाद के थ्रू हम एक पिटीशन मिसिंग पर्सन की फाइल की गई सिंध में, उसमें वो 10 दिन का नोटिस हुआ। एक नंबर बात डोगर साहब का जो केस है वो मैं ये CCPO थे उस जमाने में, ये नवंबर में फाइल हुआ केस, उसके ट्रांसफर को चैलेंज वो उनका एक ऑर्डर हो गया था सर्विस ट्राइब्यूनल से, उसको चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वो 3 मेंबर बेंच के सामने लगा, उसके अंदर उस वक्त स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो चलता रहा सर। और आज परसों भी लगा वो केस और उसमें जज साहब जिनसे कहा जा रहा है वो मौजूद भी नहीं थे उस बेंच पे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज बस उन्होंने गवर्नर ने आके टाइम लिया कि 2 दिन के बाद आप इसमें से डेट दे दीजिए, वो 2 दिन का आज लगा। उसमें कोर्ट ने ये इशू उठा दिया कि जी ये इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, ट्रांसफर वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुला लिया। उन्होंने आके अपने स्टेज में उन्होंने कहा कल तक के लिए इसको मुझे टाइम दिया जाए कल तक, ताकि मैं आके जाकर डॉक्यूमेंटेशन बाद में किस तरह से ट्रांसफर वगैरह, और 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। तो उसके बाद अब जब ऑर्डर हमारे पास आया उस ऑर्डर में लिखा है वो तो लार्जर बेंच को रेफर हो गया है मैटर। तो ये ऑडियो टेप जो है ये बिल्कुल इसका कोई असलियत और इससे बात कोई वो है ही नहीं। आप देखिए ज़ुबैरी साहब ये जो आप कह रहे हैं डॉक्टर, तो ये गुफ्तगू आपने की ही नहीं है? ये मैंने की ही नहीं है सर। मैंने जो मेरी उनसे जो बात हुई थी वो हुई थी हाई कोर्ट में जो केस फाइल होना है उसके सिलसिले में, मेरी इनसे कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कोई केस ही नहीं कर रहा इनका। परवेज इलाही साहब को भी फिर डिसोन नहीं कर देना चाहिए इस ऑडियो लीक्स को? वो तो बिल्कुल करना चाहिए उनको। उनकी मेरे से बात ही नहीं हुई है, सिलसिले बात हुई थी रिगार्डिंग इनको केस करो, वो हमने फाइल कर दिया था हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी बात डोगर साहब का केस जो है वो तो ऑलरेडी सब जुडिस है नवंबर से, उसमें स्टे चल रहा है हमारे फेवर में। ये ज़ुबैरी साहब जो मुबैना तौर पर आप उन्हें बता रहे हैं कि सर वो डोगर साहब का केस भी लगा हुआ है, फिर वो आपको ये भी कह रहे हैं किसी को बताना, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे आप उनको कह रहे हैं कि सिफारिश करवाएं डोगर साहब की। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो बज़ाहिर ऐसे मुबैना तौर पर यही लग रहा है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोगर साहब के केस में जरा सिफारिश कर दें, किसी को कह दें। नहीं मैं क्यों सर, आप खुद बताइए मैं क्यों कहूंगा डोगर साहब के केस में स्टे मेरे फेवर में चल रहा है। गवर्नमेंट उसमें टाइम ले रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। वो परसों आके उन्होंने परसों भी टाइम लिया, और परसों जिन जज साहब की बात आप उस स्टेज में है वो तो मौजूद भी नहीं थे उस बेंच में 14 तारीख को। तो सर ज़ुबैरी साहब क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि देखिए ये अदलिया के वकार का मामला है कि वो इसका अदलिया के वकार का मामला है, हमारे वकार सबके वकार का मामला है। इसमें मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दी है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये केसेस में कर रहा हूँ, इसमें स्टे चल रहा है। जब आप खुद बताइए कि स्टे मेरे फेवर में चल रहा है और वह बेंच होती है एक जज में मुश्तमिल नहीं होती, वो बेंच होती है 2 या 3 जजों में मुश्तमिल होती है,
तो उसमें ये कहना कि जी एक जज से आप सिफारिश कर दें, ये कैसे हो सकता मुमकिन है कि वो उससे कोई फायदा होगा सर? जुबैर साहब, चीफ जस्टिस साहब को सो मोटो लेना चाहिए इस मामले का कि देखिए इसमें ऑर्डर ही यही हुआ है कि सो मोटो हुआ, बिल्कुल नहीं चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि ये अटैक है, अदलिया पे भी अटैक है ये। ठीक, चलें आबिद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना आबिद जुबैरी साहब डिसोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर है, ये मेरी ऑडियो है भी नहीं, और फिर उन्होंने परवेज इलाही साहब से भी मुतालबा किया कि इसको डिसोन करना चाहिए। लेकिन चलें, FIA उसकी फॉरेंसिक्स भी कर रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, और हैदर वहीद साहब मारूफ लॉयर हैं, कमेंटेटर भी हैं। शुएब शाहीन साहब, आपने सुनी आबिद जुबैरी साहब की गुफ्तगू, क्या आप भी चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब इसका सो मोटो है इस मामले का? क्योंकि तो डायरेक्टली मतलब अभी तो ये मुबैना ऑडियोज हैं, फोरेंसिक होंगे, पता चलेगा असली है नहीं है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को अरेस्ट किया जाए, वो असरअंदाज हो रहे हैं मुबैना तौर पर अदलिया पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसने ये ऑडियो, अगर इसमें से कुछ अल्फाज सच्चे भी हों या कोई किसी के साथ सिक्योर्ड लाइन पे बात भी हुई है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिसने ये किया है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुर्तकब हुए हैं। सबसे पहले तो एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको आज प्रेजेंट किया है। अब पूछा जाए राना सनाउल्लाह साहब के पास, क्या आपने ये ऑडियो टेप किए हैं, क्या आपने ये फोन टेप कराए हैं या किए हैं? जिस वक्त राना साहब ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, इट वाज एवरीवेयर, मतलब हर किसी के पास मौजूद थी, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर चल रही थी चैनल्स पे ऑलरेडी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज सुबह ही टाइम लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जनाब हम क्यों 90 डेज में इलेक्शन नहीं करा रहे और क्यों पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। आप उसके लिंक को जोड़े ना, और आज ही वो ऑडियो लीक होती है और आज ही राना साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मीनिंग दियार भाई ये कड़ियां जोड़ लें, क्योंकि हुए बदरा बहाना बिस्यार, तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, PTM, तमाम सियासी जमातें इमरान खान साहब से खाइफ हैं कि हम इलेक्शन ना कराएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने ही कराने हैं। कोई मार्शल लॉ तो है नहीं कि इस आइन के होते हुए आप इलेक्शन पे आपका तफसीली मौकिफ लेंगे, इलेक्शन पे भी लेंगे। मैं जरा हैदर वहीद साहब, ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं विच इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन सीधा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अदलिया जो है वो निशाने पर है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए? देखें, आप आई थिंक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस नौयत का केस चल रहा था और जिस तरह के कमेंट्स जो हैं वो अदलिया की तरफ से आए, पहले लाहौर हाई कोर्ट का तो ज़ाहिर है दो टोक फैसला है जो कि बहुत वाज़े तौर पे कहता है इलेक्शन कमीशन को कि वो इमीडिएटली स्केड्यूल अनाउंस करें। मुशावरत करने के बाद, मुशावरत का ये मतलब नहीं कि कंसेंट लें, मुशावरत का मतलब कंसल्ट कर लें और इस बात का तयन कर लें कि मुनासिब डेट क्या होगी 90 दिन के, लेकिन अंदर तो वो डेट देने में तो कोई रुकावट इस वक्त है नहीं, नज़र नहीं आती। अगर अल्लाह ना करे डेट देने के बाद कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो जाहिर है उसमें ऊंच नीच की जा सकती है, इतनी गुंजाइश आइन में है, लेकिन वो तो जब है ना कि जब ऐसे मामलात हों। आज डेट ना देना आइंदा के लिए तो ये बात समझ नहीं आती। अब इस पे एक तो फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए। अब हो सकता है कि एक राय ये हो कि सुप्रीम कोर्ट शायद रिमार्क्स से इज्तनाब कर सकती थी जब तक केस उसके पास आता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे केस तो ट्रांसफर का था डोगर साहब की, और ये कि केयरटेकर गवर्नमेंट किस हद तक ट्रांसफर्स कर सकती है या कर सकती है नहीं कर सकती, उसे रीजंस देने, इजाज़त लेनी है ECP से, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ये रिमार्क्स का आ जाना जो है वो मैं हैरत अंगेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक गैर मामूली बात इसको समझा जा सकता है। लेकिन बहरहाल एक कल्चर अब हमारे नहीं, लेकिन हैदर वहीद साहब, केस कुछ हो रहा है, चीफ इलेक्शन एक एतराज ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर मामला कुछ हो रहा है और आप बात कुछ और कर रहे हैं। ये क्या मतलब अनप्रेसिडेंटेड है या हो सकता है जिस तरह का गैर मामूली आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हैरत अंगेज नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। इफ्तिखार चौधरी के कोर्ट के बाद ये तो आम सी बात है हमारे कोर्ट में। हो सकता है कि इस पे कोई कदगन होनी चाहिए, बहरहाल ये आम तौर पे होता है, मैं नहीं कह रहा होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये रिमार्क्स जब आए और फिर उसके बाद इस ऑडियो लीक का आना जो है, तो अगर इस सारे मामलात की कड़ी जोड़ें तो जाहिर है कि कोई तंबी करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि अगेन मैं
आई डोंट नो, ये कोई इन्फॉर्मेशन से तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को कड़ी जोड़ते हैं तो लगता तो यही है। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देना चाह रहा है तो फिर चीफ जस्टिस साहब को मेरे ख्याल से कंसिडर करना चाहिए टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ देखें, वो तो खोसा साहब की जजमेंट अरशद मलिक के केस के बाद आ गई थी कि 17 शराइत जो हैं वो बड़ी सख्त किस्म की हैं, जिसमें ये भी है कि जिनकी ऑडियो बनाई जाए उनका कंसेंट होना चाहिए तभी एडमिसिबल है, जो बना रहा है वो भी शहादत दे वगैरह वगैरह। यानी कि ये टेप तो एडमिसिबल नहीं है अनलेस कोर्ट ऑर्डर टैपिंग होती, जो कि ये नहीं है। तो ये तो एविडेंस में, इसमें लीगल केस बेस का बनने का तो कोई चांस नहीं है। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का भी इशू है, लेकिन मतलब मॉरली स्पीकिंग और फिर रेपुटेशन जो है ना हैदर वहीद साहब, हमने देखा कि सच जब आता है तो झूठ गांव के गांव जो है वो बर्बाद कर चुका होता है। शुएब शाहीन साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, खान साहब मतलब 6-7 दफा वो पेशियां उन्हें टाइम दिया गया, वो पेश नहीं हुए। अब आपको पता है प्रोटेक्टिव बेल में उनका जाना जरूरी था और एतराज उन पर यही हो रहा है कि वो खुद कहते थे एक कानून होना चाहिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए। अब कैसे खान साहब बगैर पेश हुए प्रोटेक्टिव बेल? तो मतलब ये कि आइन और कानून में जो लिखा हुआ है उसकी खान साहब को कोई परवाह नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं आपके तवज्जुह से एक बात पूछना चाहता हूं कि देखें, अदलिया या अदालतें या इंसाफ जो है वो लोगों का हक होता है, फंडामेंटल राइट होता है। एक शख्स क्लेम करता है कि मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि मैं अगर चलूंगा फिरूंगा विदाउट सपोर्ट मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी पोजीशन ऐसी है, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, और अदालतों को ये अख्तियार है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एग्जेम्पशन दी है और कहा है कि फर्दर मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आए, और 3 हफ्तों की मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। बात यह है, और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर 3 हफ्तों का इस वक्त रेस्ट ना हुआ तो वो ये 3 हफ्ते का जो रेस्ट है या इसकी हीलिंग प्रोसेस है वो 3 महीने में चला जाएगा। अगर एक आला अदालत 2 मेंबर बेंच उनको इस बात की इजाजत देते हैं तो क्या सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट इजाजत नहीं दे सकता? इसहाक डार साहब 4 साल बाद आते हैं एब्सकॉन्डर के तौर पर, उनके जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं उनकी अदम मौजूदगी में वो सस्पेंड नहीं होते। नाजिम जोकियों का केस देख लें, उसमें उनके जो है बेल मिलती है। आप सलमान सफ्दर को देख लें, वो मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, उनको प्रोटेक्टिव बेल इन हिज एब्सेंस मिलती है। ये अदालतों की डिस्क्रिशन है, ये अदालतों के पास अख्तियार है। ये कहना कि उनको देखें, इस पर शुएब शाहीन साहब मैं जरा ये एक बात से हैदर वहीद साहब जी शुएब साहब जी एक बात कर लूं। देखें, यही लाहौर हाई कोर्ट है, इसके पास नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते की इजाजत लेकर गए हैं, आज 4 साल होकर रहे हैं, किसी अदालत ने नहीं पूछा कि आपने हमारी हुक्मतूली की है। इसलिए ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है या बेल बिफोर अरेस्ट होती है उसके प्रिंसिपल्स टोटली मुख्तलिफ हैं। ये दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आपका सर पॉइंट आ गया, लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब को भिजवाने का मामला था वो तो पीटीआई की ही गवर्नमेंट थी और अगर वो ना चाहते तो वो बाहर ही नहीं जा सकते। लेकिन हैदर वहीद साहब, जो शुएब शाहीन साहब ने पॉइंट्स रेस किए हैं कि जी उनकी सेहत ठीक नहीं है और ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं कि प्रोटेक्टिव बेल ना आने के बगैर भी दे दी जाती है, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को दे देनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक उन मिसालों का ताल्लुक है जहाँ पे जिस तरह सुलेमान शरीफ थे या इसहाक डार थे, मेरे ख्याल से वो तो मुल्क में क्योंकि मौजूद नहीं थे जब प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने लेनी थी, तो वो तो बिल्कुल बनता है क्योंकि वो तो एयरपोर्ट पे आते साथ अरेस्ट हो जाते। तो जब आप मुल्क में नहीं होते तो प्रोटेक्टिव बेल आपकी गैर मौजूदगी में ही मिलती है, जबकि अगर आप मुल्क में मौजूद हों तो आपके कोर्ट को सरेंडर किए बगैर नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, मुल्क पे ना होने पे ही प्रोटेक्टिव बेल गैर मौजूदगी में मिलती है, और लेकिन अगर आप मुल्क में हो तो फिर आपकी मौजूदगी के बगैर नहीं मिलती। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर कोर्ट देना चाहे तो गैर मौजूदगी में भी दे सकती है, बट कोर्ट का कहना यही था कि आज इमरान खान को के लिए हमने अगर ये कंसेशन एक्सरसाइज किया जो वो कर सकते थे, तो फिर उनका कहना था फिर सबके लिए हम ना करें। तो ये हम जो है प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते। एक स्पेशल ट्रीटमेंट वैसे ही खान साहब को 4-6 दफा मौका जो है वो दिन में देने का ये होता तो नहीं है। तो खान साहब को तकरीबन जो है उन्होंने ये तक मेरे ख्याल से हिंट कराई, जहां तक मैं रीड कर सकता हूं, कि खुदा के लिए आप हमें अपने अजाब से रिहा करें और आके कम से कम हमें इतनी इज्जत तो दें जो कि एक हाई कोर्ट के जज को मिलनी चाहिए, कि आके जो है वो बस अपना चेहरा करा दें। लिटरली इतनी सी बात थी और मुझे नहीं समझ आई। देखें, एक तो उनकी स्ट्रैटेजी समझ आती है, वो इसलिए नहीं जाते कोर्ट क्योंकि जाहिर है प्लास्टर उतर आया तो सारे केसेस चलने लग जाएंगे तो डिसाइड होने लग जाएंगे, डिसाइड हो गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो गए तो इलेक्टोरल रोल पे नहीं होंगे, जेल चले जाएंगे, ना कैंपेन कर सकेंगे।
तो वो जाहिर है ये स्ट्रैटेजी तो समझ आती है, लेकिन जब आप ये स्ट्रैटेजी एक टाइम आता है ना जब आपको मॉडिफाई करनी होती है, और वो तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वो तो स्ट्रैटेजी के अपने आप को किंग समझते हैं, तो और नेगेटिव्स ऐसे चेंज करते हैं कपड़े चेंज करने की तरह, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी उनको चाहिए था, आज मॉडिफाई करते और कोर्ट चले जाते, फिर हो सकता है 4-6 दफा नहीं भी जाते तो बिल्कुल चले जाते, जी जाना चाहिए था, क्योंकि इंप्रेशन ये गया कि वो आइन अदालतों को जो है वो भी उनके सामने भी खुद को जवाबदेह नहीं समझते। शोएब शाहीन साहब, ये जो खान साहब के दस्तखतों वाला मामला है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट दस्तखत, ये क्या आप समझते हैं कि एक सीरियस मामला हुआ? क्या आपकी तो बात हुई होगी अगर उनके वकला वगैरह से, तो क्या उनकी जस्टिफिकेशन इसके लिए क्या है? देखें, दस्तखतों का जो मामला है ना, मैं अगर अपने दस्तखत को एक्सेप्ट करता हूं तो फिर किसी अथॉरिटी, किसी शख्स को ये नहीं कहने का हक है कि ये आपके दस्तखत नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। इसलिए कि जो ऑथर है या सिग्नेटरी है, जब मैं कहता हूं कि ये मेरे दस्तखत है, दैट इज सफिशिएंट। ये मेरे वैसे नॉलेज में नहीं है सच कोई बात, ना मेरी किसी से बात हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा सीरियस इशू है। कोई अगर दस्तखत मानता है, कहता है हाँ जी ये मेरे दस्तखत है, दैट इज सफिशिएंट। अगर किसी ने किए नहीं किए, वो हाँ किसी का कोई साइन कर दे और वो डिनाई करे कि ये मेरे दस्तखत फलां शख्स ने किए और ये मेरे दस्तखत नहीं है, देन वो एक क्वेश्चन आता है कि क्या उसकी वेरिफिकेशन कराएं, क्या कराएं क्या ना कराएं। अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा कोई इतना कोई सीरियस मसला नहीं है, इतना मसला नहीं है। हैदर वहीद साहब, मुख्तसरन अगर बताएगा, आज सदर मुमलिकत साहब को खत भी लिखा गया पीटीआई की जानिब से, खान साहब की जानिब से, कि जी जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फलां फलां काम किए तो कार्रवाई इनिशिएट की जाए। जो उन्होंने हालिया जो उनसे जावेद चौधरी से जो गुफ्तगू की है, अब क्या सदर मुमलिकत ये कर सकते हैं आइन और कानून के तहत? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट है जो कि ट्रीजन का मुकदमा कायम करता है, जो कि अल्टीमेट एंड है यहाँ पे, जो खान साहब जो है हिंट करा रहे हैं। खान साहब हिंट ये करा रहे हैं कि ओथ की खिलाफ वर्जी हुई है, और यहाँ पे ओथ की खिलाफ वर्जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के मुतरादिफ हो सकती है। अब ये सारे मामला जो हैं उसके लिए जावेद चौधरी साहब जो हैं उनका कहना काफ़ी नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने बताया है हमें कि बाजवा साहब ने ये बातें कही हैं। बाजवा साहब ने खुद हमारे सामने नहीं कही, इस पे तहकीकात के बाद ये बात बिल्कुल मालूम की जा सकती है कि वाकई कही हैं, और अगर कही हैं तो की हैं या नहीं की हैं, और जाहिर अगर की हैं तो ये संगीन बात तो है। लेकिन जहाँ तक तहकीकात का मामला है तो ये तहकीकात या तो देखें हुकूमत करेगी या फिर कोर्ट से करवाई जाएगी। डॉक्टर अलवी साहब जो हैं वो बजाते खुद इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी या मुकदमा इस तरह का कायम नहीं कर सकते अनलेस कि वो एज ए सिटीजन आके मुकदमा कायम करने की कोशिश करें। तो ये बड़ी संजीदा मामला है, और खान साहब ने बहुत इस एक जो नुक्ता उठाया वो जाहिर है अहम है, मैं इसको रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो सही तरीका इसको उठाने का है वो उन्होंने नहीं उठाया, जिससे मायने मैं ये लूंगा कि वो भी सीरियस नहीं है, वो बस मैसेज देना चाहते हैं, नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं और प्रेशर में सबको रखना चाहते हैं। वरना वो अदालत जाएं और तहकीकात का मुतालबा करें और बोलें कि फेडरल गवर्नमेंट तो मुलव्विस थी नो कॉन्फिडेंस में, ये तो कायम नहीं करेगी तहकीकाती कमेटी, तो कोर्ट करे, JIT ये वो, उन्होंने वो रास्ता नहीं लिया है। बेसिकली वो इसको एक सियासी इशू बनाना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको लीगल इशू अभी बनाना चाहते हैं। हैदर वहीद साहब, शोएब शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि ये जो सवालात हैदर वहीद साहब ने उठाए हैं कि क्यों ना अदालत आप चले जाएं, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब आबिद जुबैरी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, और वो उनका ये कहना है कि ये डॉक्टर्ड है कि जो मुबैना ऑडियोज़ वगैरह आई हैं, तो इन तमाम मामलात पर अभी बात करेंगे, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली नवाज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ये खान साहब जो हैं 6-7 दफ़ा उनको मोहलतें दी गई, वो क्यों नहीं जा रहे? क्या उनको खदशा है कि कोई अरेस्ट हो जाएंगे वहाँ, या असल वजह तो मतलब देखें, अगर वो बीमार भी हैं लेकिन प्रोटेक्टेड बेल जो है वो बगैर उनके जाए हुए मिल ही नहीं सकती, और ख़ुद आपके अपने लोगों के कुछ उनका मौक़िफ़ ये है कि खान साहब को चला जाना चाहिए था, ये कोर्ट की ताज़ीम की बात है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आपको पूरा सिनेरियो दे देता हूँ। बिफोर वजीराबाद इंसिडेंट जिसमें खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और 3 से ज्यादा गोलियां लगी हुई, खान साहब पे जो 9 अप्रैल के बाद से कोई लगभग 25 FIRs हैं इस्लामाबाद के अंदर,
जिसके अंदर दहशतगर्दी है, जिसके अंदर सेडिशन है, जिसके अंदर तौहीन अदालत है, जिसके अंदर तौहीन IMF है, तौहीन मजहब है, और ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो हुआ क्या, आप वजीराबाद इंसिडेंट से पहले देखें कि खान साहब हर अदालत में खुद गए। इवन जब तौहीन अदालत का कार्रवाई हुई और उसमें कहा गया कि आपने जस्टिस जेबा से भी आपने उनकी कोर्ट में भी जाना है, और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब उनकी कोर्ट के अंदर भी गए, उन्होंने कहा कि यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इफ यू फील लाइक अली साहब वो ऐसे टाइम पे गए थे जब उनकी छुट्टी थी, वैसे उनकी छुट्टी थी, वो थी नहीं वहां पे। आपके लिए है कि वो उनकी छुट्टी थी कि नहीं थी, उनकी कोर्ट में चले गए वो, और वो आपको अच्छा ना लगा होगा, पर हाई कोर्ट ने इस जेस्चर को बहुत सराहा था। वो ये लिख के भी कह सकते थे, पर खुद उनके कोर्ट में चले गए। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज हुई नहीं आज से पहले। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब आपके सामने दो प्रेसिडेंट सेट करता हूँ। आपकी फर्टर्निटी से ताल्लुक था सिंध से नाजिम जोकियो साहब का। रजीम चेंज के अंदर आपके सामने जान करीम साहब दुबई बैठे हुए थे, वो मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व थे। आपकी फर्टर्निटी नाजिम जोकियो के केस के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दी गई, वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सलमान शहबाज बाहर थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई, वो पाकिस्तान आए और फिर वो कोर्ट के सामने गए। आपके सामने दूसरे कई लगातार केसेस हैं। और एक और केस बता देता हूँ जिसका पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ही नहीं है, और वो ये है कि कन्विक्टेड आदमी जो जेल के अंदर है, जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसके अदालत के अंदर केस लगता है और अदालत उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अलाउ कर देती है उसकी बेल, और ना कि उसको, उसकी बेटी को भी, कि वो जो भी कन्विक्टेड है कि उसकी तिमादारी के लिए, और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है 50 रुपए के स्टाम्प। ये अच्छा अली साहब देखिए, दो तीन केसेस का जिक्र आपने किया है, ठीक है। एक तो ये कि प्रोटेक्टेड बेल जो है ना, वो अगर आप जी आप चले कंप्लीट कर लें बात, आप कंप्लीट कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मसला क्या है। इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब को गोलियां लगी हुई है, एवरीबॉडी नोज। इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, एवरीबॉडी नोज। 4 फरवरी को मेरे ख्याल में एक पूरा मेडिकल चेकअप हुआ है खान साहब का, और उन्होंने कहा है कि जो आपकी पिंडली की जो हड्डी है, क्यों मैं लोगों को आम फहम में बात समझाना चाह रहा हूँ, वो अभी तक पूरी हील नहीं हुई। 3 हफ्ते इसमें और रिक्वायर्ड है। अगर इससे पहले कोई जर्क लगा, कोई डिसबैलेंस हुए आप, तो आपको 3 महीने के लिए दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमें वो जो 3 हफ्ते डॉक्टर्स ने कहा है, उसके तहत हमें वो प्रोटेक्टिव बेल दे दें, ताकि उसके बाद जो भी अदालत बुलाएगी हम हर अदालत में पेश होते रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक मादर। और दूसरी एक चीज है जो सबसे जरूरी है कि खान साहब के ऊपर लाइफ थ्रेट्स बहुत ही खतरनाक है। आपके सामने जो वजीराबाद में उनके साथ हुआ, और अब भी जो हालात हैं, और जो जिस तरह के आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जो इंटीमेशन देती रही है खान साहब को कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, और दूसरा एक सिक्योरिटी इश्यूज है। तो आप इन दोनों को सामने रखते हुए, हम ये तो नहीं कह रहे हम पेश नहीं होंगे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते की बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं अली साहब, आप कह रहे हैं 3 हफ्ते के बाद, देखिए अगर दिया जाए, मुझे जमानत दी जाए, तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर तो सिक्योरिटी वाला मामला है, वो तो 3 हफ्ते बाद भी खान साहब नहीं पेश हो पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने सलमान शहबाज की बात की, नाजिम जोकियो की बात की। प्रोटेक्टेड बेल आपको मिलती ही आपकी एब्सेंट में तभी है, ये ओनली अगर आप बाहर हैं, क्योंकि आप इसलिए चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट आएं और एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट ना किया जाए। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, सर वो आपकी गवर्नमेंट में गए थे, अदालत का फैसला था, आप ना चाहते तो वो जाते ही नहीं। तो ये सारी जो मिसालें हैं, ये मतलब इतनी इनकी रेलेवेंस नहीं है। जी मैं आपकी बात समझ गया, आदिल मैं आपकी बात समझ गया। क्या इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए? क्या इमरान खान ने कोई अटेम्प्ट की है कि मुझे मुल्क से बाहर मैं चला जाऊंगा? क्या इमरान खान ने ये कहा है कि आप मेरा इलाज पाकिस्तान से बाहर ही होगा? इमरान खान तो ये नहीं कह रहा। इमरान खान के ऊपर जिंदगी में 2 चीजें हुई हैं। आपने देखा 2013 की जो कैंपेन थी उसके अंदर खान साहब गिर गए थे, और सब ने कहा पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, खान साहब ने यही इलाज कराया। खान साहब को गोलियां लगी, सबने कहा बाहर चले जाओ, खान साहब ने कहा मैं अपने लोगों के दरमियान रहूंगा और शौकत खाना में अपना इलाज करूंगा, वही करा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाईजान प्रेसिडेंट सेट होते रहते हैं, आप ये देखना है कि क्या वाकई आपके सामने सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, पूरे डॉक्टर्स ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप फिर भी चाहते हैं ओके फाइन हम आ जाते हैं आपके सामने, आगे देखिए क्या होता है। यही वही अदालतें हैं ना आदिल, जो नवाज शरीफ के बारे में ये पूछती थी कि कल तक आप जमानत देते हैं कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे आपकी मर्जी, इसको जिस तरह आप करना चाहें। ठीक, अच्छा मुझे अली नवाज साहब एक और मामला है। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को खत लिखा है, जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का कहा है, और वो भी जावेद चौधरी साहब को उन्होंने जो बातें की है। एक तो ये कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है, बगावत का मुकदमा वो फेडरल गवर्नमेंट करती है,
तो आप अदालत क्यों नहीं चले जाते? उसमें आप ये प्ली ले लें कि जी फेडरल गवर्नमेंट तो चूंकि अदम एतमाद के जरिए उन्हें लाया गया, जो कि आपका दावा है, तो वो चूंकि बायस होंगे, वो तहकीकात हम नहीं मानते। तो जब तक तहकीकात नहीं होंगी तो सिर्फ जावेद चौधरी साहब के कहने पर इतना बड़ा आपने खत लिख दिया सदर मुमलिकत को कि जी बगावत का मुकदमा चला दें। अच्छा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा शायद आप भूल रहे हैं, हम अदालत एक दफा नहीं बहुत दफा गए हैं। साइफर के ऊपर हम खुद गए अदालत, ना सिर्फ उस वक्त के वजीर आजम ने खत लिखा। साइफर तो अली भाई, साइफर तो मामला ही खत्म हो गया। वो तो आप कह रहे हैं यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट की गई थी। ये सुन तो लेना, फिर आगे चले जाते हो यार। मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन ले। आपने कहा कि चले बोले। हम कह रहे हैं किन किन जगह पे गए हैं जी। हम चले गए कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। सदर अलवी ने लिखा, स्पीकर ने लिखा, शहबाज शरीफ ने लिखा, और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, कि साइफर की तहकीकात करें। नहीं हुई। खान साहब को गोलियां लगी, गवर्नमेंट हमारी थी, हमारी FIR नहीं कट रही थी। इफ यू रिमेम्बर, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हमें नहीं सुना गया। बट आपकी बात ठीक है, अगर जो सदर के पास इख्तियारात हैं, सदर रेफरेंस नहीं भेज सकते, बिल्कुल ठीक बात है। 244, 245 के अंडर सदर इसकी इंक्वायरी कॉल कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, या इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी कर ले। अभी आपके सामने एक केस आया था रिकॉर्डिक वाला, उसके अंदर सदर साहब ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि इसको दोबारा इसको सुन लिया जाए। हमारे दौर के अंदर एक, आपको याद होगा, केस आया था और सदर साहब ने उसके लिए लेटर, और गवर्नमेंट ने और सदर साहब दोनों ने लिखा था रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग। तो अब मतलब ये चीजें, आप सदर के पास इख्तियारात नहीं है, पर सदर लिख तो सकते हैं, वो आर्म फोर्सेस के हेड तो हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जो इंकशाफात सिर्फ जावेद चौधरी ने नहीं किए, ये इंकशाफात हामिद मीर भी कर चुके हुए हैं, ये इंकशाफात जावेद इकबाल भी कर चुके हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, जावेद चौधरी के प्रोग्राम में तो वो कहते हैं, हम नॉट जावेद बाजवा, जनरल बाजवा, हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरनाक समझते हैं। उसमें हमसे क्या मुराद है, हमने इसके लिए कहा कि आप देखें। उसके बाद वो कहते हैं जावेद चौधरी को कि शौकत तरीन के नैब से केसेस खत्म करवाने का दावा, हम जो कह रहे हैं कि आप सारे नैब आप कंट्रोल करते थे, वो लेकिन अली साहब, वो उन्होंने तो देखिए, एक चीज आप भूल रहे हैं अली भाई बात सुने, एक चीज भूल रहे हैं। देखें, उन्होंने, जनरल बाजवा ने तो फिर ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि हाँ देख लें इनके केसेस को ना। तो आप जो चीजें उन्होंने कही और वो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, उस पर बात नहीं कर रहे, और जो उन्होंने कही है वो आदिल, ये डिस्कशन ये नहीं हो रही। डिस्कशन ये हो रही है कि एक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक ओथ के नीचे हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब अगर शौकत तरीन के केसेस खत्म कराने के ऊपर अमल दरामद करा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा क्लेम है कि नैब के ऊपर जो सारा का सारा रोल था वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का था। हम तो ये कह रहे हैं इसकी तहकीकात करें। और तीसरी चीज जो आप भूल रहे हैं, वो जावेद इकबाल साहब के शो के अंदर उन्होंने कहा, मेरी इमरान उस वक्त के वजीर आजम की टेप्स, मैं उनकी बातें टेप करता था, जो उनकी मीटिंग्स मेरे साथ होती थी, मैं उनकी टेप्स करता था बातें, और अगर वो सामने आ गई तो देखिएगा क्या होगा। आप मुझे बताएं कि किसी भी मुल्क के, छोड़िए पाकिस्तान, अली साहब देखें, अगर तो उन्होंने ऐसा कहा है, अगर ऐसा कहा है तो यकीनी तौर पर उन्होंने औत की और उसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन ये इट नीड्स टू बी वेरीफाइड, इसकी तहकीकात जरूरी है, ये बड़ी संगीन चीजें हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोर्ट चला जाए, लेकिन ठीक है। अली नवाज साहब, अली नवाज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये वाज़े अल्फाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल वाज़े की। CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए और बताया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। वजारत दिफा को सिक्योरिटी का कहते हैं, वो नहीं दे रहे। मातहत अदालत ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात ऐसे मामलात में कैसे कराएं। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौके पर इफ्तिसार किया कि आपने इस मसले पर क्या हुकूमत से रब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, हुकूमत को अपने मसाइल से आगाह किया है। उनके बकौल इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता गवर्नर या सदर।
इसका ऐलान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हाल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के बाहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से साफी ने सवाल किया कि इलेक्शन की तारीख देंगे। इस पर उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख अदालत को देंगे। 90 डेज के अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट दे दें। इलेक्शन कमीशन जो है ना आइन कानून और अदालतों के अहकाम का पाबंद है, हम उसके मुताबिक। इलेक्शन क्या हो पाएंगे, इस सब कुछ के बाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कोयल दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कोयल दिलशाद साहब, पहले तो ये बताइएगा, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का केस है, उसका तो इलेक्शन से लेना देना नहीं है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये सारी आज रिमार्क्स वगैरह दिए। अब कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब क्या आप समझते हैं कि हो जाएंगे इलेक्शन 90 दिनों में? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली गुजारिश तो यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मामूली से केस में, डोगर साहब के केस में बुलाना नहीं चाहिए था। और ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो एहतरामन चीफ जस्टिस पाकिस्तान या बदलिया जो अपना सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज हैं उनका एहतराम करते हुए पेश हो गए। अदरवाइज वो इनकार भी कर सकते थे। उनके पास भी उनकी हैसियत जो है आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। और जो इसके जो मेंबर हैं उनका स्टेटस है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, और पूरे इदारे का जो स्टेटस है वो भी हाई कोर्ट के बराबर है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि डोगर साहब एक SSP 18 ग्रेड का अफसर है, उसका ट्रांसफर कर भी दिया वफाकी हुकूमत ने। उसका जवाब वज़ीर दाखिला से ले लेते या एस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी से ले लेते। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाना ये मेरी समझ से बाहर है। ये मुझे समझ नहीं आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमीशन की बैक पे खड़े हैं, हर तरफ उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। और खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फरमाया था कि हमें बड़ा एहतराम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे बड़ी हैरानी। अच्छा, इस पे कोयल दिलशाद साहब ये बताइएगा, क्या इस मामले में, ठीक है, क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले तो फिर तो मतलब कैसे इलेक्शन नहीं होंगे? समझ नहीं आ रही। अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दे, सुप्रीम कोर्ट आज खुद से हुक्म दे सकती है इलेक्शन की तारीख का और उसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास तो ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो तारीख का ऐलान करे। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार नहीं है। वो आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर दे सकते हैं। अगर चले गवर्नर को कह रहे जी मैंने असेंबली तहलील नहीं की तो मैं तो तारीख देने का मिजाज नहीं हूँ, तो फिर सदर मुमलकत को भी वो एडवाइस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप तारीख मुकर्रर कर दें। तो लेकिन सदरी मुमलकत के पास जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ कौमी असम्बली का जब तहरील होती है अपने उसके लिए लिखा हुआ है आइन के अंदर, आइन तो नहीं एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भी वो सदर मुमलकत जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन मशावरत करके तारीख मुकर्रर करेंगे। लेकिन यहाँ गवर्नर के मामले में इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया और वहाँ सिर्फ गवर्नर के इख्तियारात हैं। लेकिन हमें हैरानगी की बात है कि जरा सुप्रीम कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 219 का क्यों नहीं जायजा लेती? आइन का आर्टिकल 219 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ही तमाम इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। तो इस लिहाज से तमाम मामला जब आइन ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, आइन का आर्टिकल 219 वाज़ह है, इवन वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन नहीं दे सकती, तो फिर हमारी हाई कोर्ट और अपने जो हमारे मौजूद ऑनरेबल जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उनको भी जरा गुरेजी करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये तो हुकूमत तो भी नहीं दे सकती, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 219 के तहत हम भी इसको हदायत देने के मिजाज में नहीं है। तो गवर्नर साहब जो है उसमें वो मजाज हैं आइन के आर्टिकल 105 के तहत, तो वो फैसला कर लें आपस में बैठकर। लेकिन ये कहना हर मामले में अदलिया को लोगों को बीच में लेके आना अच्छा तो नहीं लगता। और आज का तो मुझे रिमार्क्स लगे हैं जो हमारे मौजूद जजों ने दिए हैं, बड़े ऑनर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक इतनी बड़ी शख्सियत है, आईनी इदारे के सरबराह है और उनको बुला के पूछा जा रहा है जैसे कि वो भी एक आम सरकारी मुलाजिम हो। तो मुझे तो इस तरह का रवैया अच्छा नहीं लगा। बाकी तो ऑनरेबल जज हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहरहाल इसका आइंदा इंडिया में कभी इस तरह से नहीं हुआ। इंडिया की सारी तारीख हमने पढ़ी है, ठीक है, इंडिया की हदायत मामूल लेता है, लेकिन यहाँ ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अगर वो खुद अगर उनसे मामूल लेता आर्टिकल 186 के तहत का आप हमारी रहनुमाई फरमाएं तो वो अच्छा लगता है। वो
लेकिन इस तरीके से बुला के पूछना करना कि डॉगर को आपने क्यों नहीं किया, कैसे किया, डॉगर की क्या हैसियत है, 18 ग्रेड का अफसर है और बेअदब है, उसने क्यों नहीं हुकूमत का कहा मानता हुआ, क्यों पीछे लगा हुआ है कि मुझे ट्रांसफर क्यों किया गया, तो डॉगर की क्या हैसियत है, एक मामूली एसपी है ना वो एक, तो उसके ऊपर ये कहना नहीं खैर कोर निशात साहब नहीं, वो भी काबिल एहतराम है, काबिल आपका ये आर्ग्यूमेंट तो शायद वैलिड होगा कि इस केस में शायद उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन डोगर साहब की भी अपनी जगह है, वो काबिल एहतराम एक ऑफिसर तो हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।